अटैक किया गया मिलिटेंटों की जानिब से पाकिस्तान की शह पे, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और कायराना जो हरकत जो है वो सामने आई और उन पर जो है छोटे छोटे से मासूम बच्चों पर जो है गोलियां चलाई गई। अरे पाकिस्तान को हम ये कहना चाहते हैं कि आप 71 की अगर आप में हिम्मत है तो कंट्री टू कंट्री लड़के दिखाओ और लड़ो ना। जब हमने ध्यान से देखा उनके पास काले कपड़े पहने थे, बैग था, मुंह पे मास्क लगाया था और राइफल थी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 3 दिन में तीसरा हमला, देश मांगे बदला। जी, एक के बाद एक आतंकवादी हमलों से दहल गया है जम्मू कश्मीर। 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि निशाना इस बार ज्यादा घाटी नहीं बल्कि जम्मू के इलाके में साधा जा रहा है। रियासी के बाद कठुआ और डोडा जहां हमले हुए। कठुआ में एक आतंकवादी ढेर, कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को, दूसरे की तलाश जारी। कठुआ के साथ डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां वो श्रद्धालुओं वाली बस जिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी आतंकवादियों की तरफ से, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 9 जून की तारीख थी, उस दिन रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया था। वैष्णो देवी जा रही एक बस को आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियों से भून डाला, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी और उसमें सवार तीर्थयात्रियों में से 10 लोगों की जान चली गई थी, 33 लोग घायल हुए। 11 जून यानी कल दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। कठुआ में एक घर पर गोलियां बरसा दी और उसके चंद घंटों बाद ही डोडा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। पुलिस और सेना के नाके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकवादी भाग निकले, जिन्हें पकड़ने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से 9 जून की तस्वीर रियासी की आप देख रहे हैं, कठुआ की तस्वीर आप देख रहे हैं, डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से ये मिल रही है, कठुआ हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। बीती रात कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें ये सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे और इनकी शहादत की खबर अब आई है। हमले में घायल सीआरपीएफ जवान इलाज के दौरान सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। और हमारे सहयोगी अजय बाचलू हीरानगर में रहने वाले अश्विनी नाम के उस युवक से अजय ने बातचीत की है, जिसका आतंकवादियों से बाकायदा आमना सामना हुआ। आपको सुनाते हैं हम किस तरह रात 8 बजे के करीब 2 आतंकवादी हथियारों के साथ इस इलाके में खुलेआम घूम रहे थे। दोनों की उम्र 24-25 साल के करीब। मास्क लगा रखा था ताकि इनके चेहरे पहचान में ना आए। दोनों के पास AK-47 राइफल थी, ये चश्मदीद का कहना है। सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत। हमारे साथ यहाँ सादा विलेज के गांव के अश्विनी हैं, जिन्होंने कल यानी कि मंगलवार शाम 7:55 पर जो हमला हुआ उसके चश्मदीद हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 7:55 का टाइम था, आप उस समय क्या कर रहे थे और उसके बाद आपने क्या देखा? सर, मैं आ रहा था बाइक लेके किसी के साथ, तो मेरे को 2 छोटे छोटे बच्चों ने रुकवाया। अशु भैया कि इधर कोई घूम रहा है राइफल लेके बंदूक के साथ। पहले मैंने उतरा, मैंने सोचा ऐसे ही होंगे, कोई घूम रहा लोकल। फिर मैंने सोचा मेरे दिमाग में उतर के देखता हूँ मैं। जब मैंने देखा तो मेरे को मतलब कि बाहर के आदमी लगे वो। जब हमने ध्यान से देखा उनके पास काले कपड़े पहने थे, बैग था, मुंह पे मास्क लगाया था और राइफल थी। जब मैंने राइफल को ध्यान से देखा कि AK-47, फिर मैं उधर से आ गया, मतलब पीछे पीछे खिसका और चलाया फिर जोर से कि अंदर घुस जाओ कि ये मिलिटेंट आ गए हैं। और उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई इधर आ, मेरे को पानी पिला दे, भाई बात सुना, इधर आओ हमारे, मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने मेरे को बुलाया। उसके बाद फिर मैं चलाया, फिर लोगों की दुकानें बंद करवा दी, जल्दी से बंद करो। लोग जहाँ पे था वहाँ, जहाँ थे वहीं पे घुस गए वो, कोई दुकान पे, कोई घर पे, यहीं पे था। रात को एक दूसरे के घर पे ही रहे वो। फिर उसके बाद उन्होंने 2 मिनट के बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। कम से कम अभी 20-25 राउंड फायर किए होंगे मेरे हिसाब से। फिर एक लड़का था, मरगर का चाचे लगते हैं, उनको इंजर्ड हो गए वो। ओमकार नाम, ओमकार योगा असली पर ऐसे जला बोलते हैं उनके, अपने गाँव का नाम जो लाडर में। वो इंजर्ड हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया, पुलिस वालों ने आए मौके पे आते। फिर अपने DDC हैं जो अभिनंदन शर्मा जी, इनसे बात की मैंने फ़ोन पे। इन्होंने फिर पुलिस को कॉन्टैक्ट किया, फिर पुलिस आ गई। फिर उनको मैं लोकेशन सेंड की कहाँ पे है, फिर उनको लोकेशन पूरी सेंड की। फिर वो पहुँच गए इधर मौके पर। जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या हुलिया क्या था, क्या पहना था, क्या हथियार क्या? बैग था, जैकेट थी एक और राइफल थी AK-47 पास।
दोनों, एक दाढ़ी वाला था और उनकी एज होगी 24-25 के हिसाब से मेरे साथ, ज़्यादा नहीं, 24-25। एक की दाढ़ी छोटी थी, एक थोड़ी लंबी थी। नहीं लोकल नहीं थे सर, लोकल होते AK-47 थोड़ी रखते, बाहर के थे। दाढ़ी होती, अपनी लाइसेंस ही होती, जो भी होता है लोकल होता। वो इतना बड़ा हथियार कौन लेके घूम रहा है, वो भी बोल रहे हैं पानी, और लोकल होता है मांग खुद आ जाते पानी मांग ले, ऐसे थोड़ी बोलते कि हमको पानी पिलाओ। भाई मेरी बात सुनो। और हमारे गांव का एक लड़के को, बुजुर्ग हैं, चाचा ही लगते हैं, उनको पकड़ा था उधर, वो भी घूमे गए थे उधर खड में नाले में, तो उसको भी पकड़ा, उसको भी गला गुला दबाया कि हमको पानी पिला, ओए पानी लेके आ। वो घर पे आया था, उसने पता नहीं बताया, उन्होंने बाद में बोला कि मिल जाते वो उसको। भाषा से आपको क्या लगता है? सर भाषा हिंदी बोल रहे थे वो भी। तो हाँ भाई बात सुनना यार, पानी पिला यार, ऐसे ही बोल रहे वो। हाँ ऐसी बात कर रहे थे। फिर एक तो उधर मुठभेड़ में मारा गया, फिर एक भाग गया था, वो उसने सुबह 3 बजे तक फायरिंग कर दी है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय बाचलू से ही जानते हैं। अच्छा मैं आपका परिचय भी करा दूं, आप देख रहे हैं अजय बाचलू के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले लेकिन हम अजय का रुख करेंगे और अजय से ये जानते हैं कि इस इलाके में जाहिर सी बात है अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा अजय, और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल होगा। आप वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए रोमाना, यहाँ मैं 2 तस्वीरें देख पा रहा हूँ। एक तरफ जहाँ पर सुरक्षा बल जो है उन्होंने पूरे इस गांव को रात भर से घेर रखा है, और आज जैसे ही सुबह 5 सवा 5 बजे पहली लाइट आई, थोड़ी सी रोशनी हुई, तो मेरे अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको मेरे दाहिने तरफ का इलाका दिखाएं। ये वो नाला है रोमाना, जिस नाले में रात को 3 बजे उस आतंकवादी को स्पॉट किया गया था और उसने तब फायरिंग की थी, जिसमें से एक गोली CRPF के जवान को लगी थी, जिसने अब देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो यही वो नाला है और इस नाले के साथ जंगल है जहां पर वो आतंकवादी छिपा हुआ है, और लगातार यहां पर इस नाले और इस जंगल में उसको ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ड्रोन के जरिए भी यहां पर नज़र रखी जा रही है। बता दूं ये दोनों आतंकी रोमाना हाल में ही घुसपैठ कर यहां हीरानगर पहुंचे थे, और बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में 2 नाले, तरना नाला और बसंतर नाला, इन दोनों नालों में से जो कि पारंपरिक रूट रहे हैं आतंकियों के घुसपैठ के, वहां से क्रॉस होकर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये जम्मू पहुंचे हैं और फिर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल दूसरा सवाल आपका रोमाना, यहाँ पर लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ पर लोगों में जो है जोश है अपनी सेना को लेकर, जो कल रात से यहाँ पर उन आतंकियों को ढूंढने में लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ के लोग सेना के जज्बे को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा, और यहाँ के लोगों को इंतजार है बस इस बात का कि कब ये खुशखबरी आए कि दूसरी आतंकी को भी मार गिराया गया है, तो तब ये लोग चैन की सांस ले। और यहाँ पर आप रहिए हमारे साथ, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच जरा जल्दी से आसिफ का रुख करें, उससे पहले जनरल मेस्टन के पास मैं आपको लेकर चलती हूँ। जनरल मेस्टन, मेरा सवाल सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि पहले रियासी, फिर कठवा और उसके बाद डोडा, और जो अभी तक डिटेल्स सामने आ रही हैं, इससे कोई पैटर्न आप रीड कर पा रहे हैं क्या सर? देखिए पैटर्न तो बहुत साफ है कि पहली बात, ये जो भी हरकत हुई है ये सारी साउथ ऑफ पीर पंजाल हुई है, और अगर मैं मुख्य तौर पे बोल दूं तो जम्मू रीजन में, जिसमें अखनूर, राजौरी, ये सब पुंछ वगैरह आ जाते हैं, और ये पीछे के डेप्थ एरियाज हैं, चाहे ये डोडा हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे रियासी हो, और ये अभी जम्मू जो हीरानगर में अटैक हुआ है, ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। जो इलाका एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस के कंट्रोल में है, वहाँ पर सेना का कोई रोल नहीं है, लेकिन सेना अभी आ चुकी है वहाँ पर। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस भी आए हुए हैं जो वहाँ पर ये ऑपरेशन को मदद कर रहे हैं, वो अगले एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए। लेकिन इसमें पैटर्न बहुत क्लियर है। देखिए 3 दिन के अंदर 3 हरकतें, 3 अटैक्स, पूरा साउथ ऑफ पीर पंजाल। दूसरा है कि ये वाला जो अटैक हुआ है, इसमें पहली बात ये जो सिविलियन है अश्वनी कुमार, मैं तो इसकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जिस डिटेल्स से इससे सब कुछ बताया, क्या ड्रेस पहनी थी, किस प्रकार बातचीत कर रहे थे, क्या उनके पास मतलब दाढ़ी थी, मास्क लगाया हुआ था, हथियार की आइडेंटिफिकेशन, आमतौर पे सिविलियन हथियार को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको ये भी पता था कि ये AK-47 है। और एक और उसने अच्छी बात पूछी, जब आपके रिपोर्टर ने पूछा क्या वो लोकल्स हो सकते हैं, तो उसने बोला नहीं लोकल होते,
तो वो पानी ऐसे किसी से नहीं मांगते। तो साफ जाहिर है कि इसमें एक चीज एक और देखिए बड़ी एनालिसिस निकलती है कि ये जो आतंकवाद आए हैं ये साफ जाहिर है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके आए हैं। इनकी लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं है। अगर ये लोगों से पानी मार रहे हैं, ये अश्विनी कुमार ने ये भी बताया कि एक बुजुर्ग से कहीं नाले के पास उसने पहले पानी मांगा, फिर आके इससे भी मांगा, और वो जिस प्रकार खुला घूम रहे हैं, तो इसमें दो तीन चीजें, एक तो उनकी लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं है, दूसरा जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है या काउंटर इंटेलिजेंस है, हथियार के साथ दिन दिहाड़े शाम के वक्त वो घूम रहे हैं, तो कैसे है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके और यहाँ तक आ गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं जी। उनको डर नहीं है। तो इसका मतलब वो डर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सेटअप मेरे ख्याल कोई भी समझ सकता है कि इतना अच्छा नहीं है। सही। तो पैटर्न साफ है। इंडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, नई गवर्नमेंट भारत की अभी वापस मतलब मोदी गवर्नमेंट अभी वापस आ चुकी है, तो ये एक मैसेजिंग भी करना चाह रहे हैं। और जो डोडा वाला इनकाउंटर हुआ है और रियासी वाला, देखिए डोडा वाला इनकाउंटर में और रियासी वाले इनकाउंटर जो हो चुका है, बेसिकली इसमें ये जो अभी सेना के साथ है, ये ऑपरेशन कॉन्टैक्ट हो चुका है। ऑपरेशन कॉन्टैक्ट में कुछ सेना के जवानों के ऊपर उन्होंने फायर किया, लेकिन बहुत हल्की चोट आई है सेना पे, मैं बोलूंगा ना के बराबर है जी। तो सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक चीज देखिए मैं बोलना चाहूंगा जी कि बहुत जरूरी पॉइंट है, किसी भी ने नहीं सोचा होगा शायद, हमारे पास भारतीय सेना में और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के पास ये डॉग्स होते हैं, ट्रैकर डॉग्स। ये जो रियासी वाला अटैक हुआ था, वो हमारे वहां पर लोगों ने बताया था कि किस प्रकार वो सड़क पे खड़ा होकर फायर कर रहा था। अगर वो वहां फायर कर रहा था तो उसकी पोजीशन हमें पता है, वहां पर उसने जो कारतूस गिरे हुए हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो हमारे पास सबसे बड़ी चीज थी। लेकिन हैरानी की बात है, मैं देख रहा था वहाँ लोग जाके केसेस उठा रहे हैं, तो वो फुटप्रिंट चले गए। हमको तुरंत ट्रैकर डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने ट्रैकर डॉग एज अ मेजर से लेके हर रैंक में वहाँ पर ऑपरेट किया है और मैंने कई आतंकवाद पकड़े जो बहुत सक्सेसफुली ट्रैकर डॉग ने पकड़ा गया है। ये तीनों आतंक हमलों में देखिए, ये रियासी वाला, ये जो हीरानगर में भी हुआ है। सर ये बहुत वैलिड पॉइंट आप बता रहे हैं और मैं खुद हैरान हूं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो फिर ये मिस कैसे हो गया, क्योंकि रियासी के बाद ही ये दो और हमले जो हमने झेले हैं, कठुआ वाला और साथ ही डोडा वाला। तो देखिए जम्मू में 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। 2 दिन बाद ही कश्मीर में खीर भवानी यात्रा शुरू होनी है। पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। इसी महीने अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। आपको मैं सीधे लेकर चलती हूँ गांधरबल। खीर भवानी मंदिर जहां पर मौजूद है, वहीं पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद है और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से 14 जून मेला खीर भवानी मंदिर में, और उससे पहले ये 3 हमले, जिससे जम्मू कश्मीर जो है वो दहशत में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खासतौर से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं अब आसिफ? रोमाना देखिए, कल जो हमले हुए कठुआ और डोडा में, उनके बिल्कुल उलट जो रियासी वाला हमला था वो यात्रियों की बस पे हुआ था और उसके बाद ये आशंका बढ़ गई थी कि मेला खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु थोड़े डर जाएंगे। लेकिन इस समय हम गांधरबल में मौजूद हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तुलमुला गांव से, जहां पे खीर भवानी मंदिर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की क्या हालत है। बड़ी संख्या में पर्यटक जो कि सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं या फिर वो श्रद्धालु जो खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए अपने वाहनों में या अन्य वाहनों में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और जो जाम है तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा जाम है जो यहाँ पे मौजूद है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि श्रद्धा के सामने जी साफ डर रफू चक्कर हो जाता है। और यहाँ पे भी ठीक वैसी ही बात सामने आ रही है कि और ये जो जज्बा है ना आसिफ कुरैशी, यही जज्बा दरअसल आतंक को मुंह तोड़ जवाब है जो हर हिंदुस्तानी हर बार देता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादी हमला, और जिन आतंकवादियों ने हमला किया उनको लेकर बड़ा खुलासा। दोनों आतंकवादी हाल ही में घुसपैठ कर इस इलाके तक पहुंचे थे। घुसपैठ के लिए नाले का रास्ता चुना था। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव पड़ताल मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वहीं ग्राउंड जीरो कठुआ से, जहां इस नापाक करतूत को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया।
जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर में जिन दो आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है, माना यह जा रहा है कि वो दोनों आतंकी हाल में ही घुसपैठ कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जम्मू में दाखिल हुए थे, जहां से वो हीरानगर तक पहुंचे। बता दूं, सुरक्षा बलों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि ये दोनों आतंकी या तो तरनाह नाले से या फिर बसंतर नाले से पार होकर हीरानगर तक पहुंचे थे। यहाँ ये बता दूं कि एबीपी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू, सांबा और कठुआ, इन तीनों ज़िलों में जो कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, इन तीनों ज़िलों में करीब 1.5 दर्जन ऐसे नदी नाले हैं जो घुसपैठ के पारंपरिक रूट रहे हैं। इन्हीं 1.5 दर्जन नदी नालों में से 2 तरना नाला और बसंतर नाले का इस्तेमाल संभवतः इन दोनों आतंकियों ने किया था और ये दोनों नाले कठुआ ज़िले में पड़ते हैं और इन्हीं नालों से क्रॉस होकर, इन्हीं नालों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्रॉस होकर ये दोनों आतंकी हीरानगर तक पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसे नदी नालों की बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो भी आतंकी घुसपैठ करके पहुंचते हैं, उन्हें ना तो किसी गाइड और ना ही किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नाले सीधा जम्मू, सांबा और कठुआ से पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। तो जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आईएसआई के आका हैं, वो आतंकियों को सीधी हिदायत ये देते हैं कि इन्हीं नदी नालों के किनारों से होते होते वो कुछ किलोमीटर दूर जब पहुंचेंगे तो उन्हें एक आगे हाईवे दिखाई देगा, वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, तो उस समय ये आतंकी मान लें कि वो जम्मू पहुंचे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन नदी नालों से जम्मू कश्मीर आने का एक और मकसद इन आतंकियों का होता है कि इस हाईवे पर न केवल ये जम्मू पठानकोट का हाईवे है, जहां पर न केवल जो निजी वाहन है, व्यावसायिक वाहन है, वो चलते हैं, बल्कि यहाँ पर फौज यानी कि सुरक्षा बलों की भी मूवमेंट होती है और उन्हें भी कई मौक़ों पर इन आतंकियों ने निशाना बनाया है। इसके साथ ही इस हाईवे पर कई ऐसी संवेदनशील इमारतें हैं या सुरक्षा बलों में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, इनके ठिकाने हैं जिन्हें पहले भी आतंकी निशाना बना चुके हैं। मतलब ये कि इस हाईवे पर पहुंचते ही इन आतंकियों को कई टारगेट मिल जाते हैं जहां वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और देखिए, जम्मू में हुए हमले को लेकर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। जगह जगह देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और डोडा, कठुआ, पुंछ से लेकर राजौरी और देखिए देश के अलग अलग हिस्से, जिसमें आप आगरा की तस्वीर भी देख रहे हैं, जयपुर भी देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। दिल्ली में भी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मेघा से, दिल्ली में किस तरीके का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जो कायराना हरकत की गई है जम्मू में, उसके लिए मेघा। जी हाँ, देखिए हमारा जम्मू में जो हरकत हुई उसके बाद तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप जरा रोड की इस तरफ देखिए तो आपको नजर आएगा। आपसे कुछ मिनट पहले यहाँ पर पुतला दहन किया गया था जिसमें आतंकवाद हाय हाय और पाकिस्तान को निशाना बनाया गया था। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद दोनों मिलकर यहाँ पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये नंद नगरी और एसडीएम ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो हमला लगातार हो रहा है, जो जम्मू में हमला हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है जिसके खिलाफ बजरंग दल बहुत अच्छे से प्यार से एक ज्ञापन दे राष्ट्रपति के नाम का, लेकिन आगे चलकर बजरंग दल बहुत जोर से प्रदर्शन करेगा और उन आतंकवादियों को जरूरत पड़ी तो बजरंग दल ही जवाब देगा, करारा जवाब देगा। पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे इसके बाद? अभी आप लोगों ने पुतला दहन किया, इसके बाद क्या कार्यक्रम है? हमारा ये प्रशासन आतंक में साथ है क्या? यहाँ पर क्या हमें हमारा अखिल भारतीय स्तर पर महामंत्री, संगठन मंत्री माननीय बिलन जी ने स्पष्ट सभी पुलिस कमिश्नर को, डीएम को भेज रखा है, दिल्ली ने भेज रखा है कि हम लोग हर जिला स्तर पर आंदोलन करने वाले हैं। आंदोलन में धरना भी देंगे, बैठेंगे भी, पुतला भी फूकेंगे। फिर किस बात में उठा के ले गए? क्या आदमी डिटेन किया जा रहा है आप लोगों को यहाँ? अरे डिटेन तो नहीं करेंगे, वो एक बंदा डिटेन कर लिया, उसको उठा के ले गए। किस वजह पर उठा के ले गए? सरेआम आदमी मारे जा रहे हैं, 10 लोग मारे गए।
उस पर तो कुछ होता नहीं है। एक बंदा पुतला फूंक दिया, उसमें उठा के उसको ले जा रहे हो, क्या तरीका है ये? और पुतला भी आतंकवाद में फूका है, किसी का नाम थोड़ा लिखा है। पाकिस्तान हमने यहाँ पुतला आतंकवाद का फूका है, क्या पुलिस प्रशासन आतंक साथ में है क्या? हमने उस सरकार का नहीं फूका, हमने किसी कमिश्नर का नहीं, पुलिस का नहीं फूका, हमने केवल पुतला फूका है उस आतंकवादियों का जिन्होंने हत्या करी है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम कल इस कार्यक्रम को लेके एक पत्र लेके गए थे। आज कार्यक्रम में क्या कुछ शामिल है? आप लोगों ने अभी पुतला फूका, आप लोग तभी से तमाम गाड़ियों को रोक रहे हैं यहाँ पर, अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? आगे अभी हमने किसी गाड़ी को नहीं रोका, हम एक तरफ कॉर्नर के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे थे। कल हम थाने भी गए थे इस कार्यक्रम को लेके, तो थाने से हमें कोई रिसीविंग नहीं मिली। हमारे पास फोटोग्राफ है, थाने के बाहर खड़े होकर हमने उस पत्र की फोटो ली है। पहली बात तो पुलिस को पूरी जानकारी थी इसको लेके। अब हम आतंकवादियों का पुतला दहन कर रहे हैं, ना कि पुलिस प्रशासन का। तो पुलिस प्रशासन को विरोध नहीं करना चाहिए, आतंकवादी को सहयोगी है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था पुतले में? क्या अंदर आतंकवादी संगठन लिखा हुआ था। किसी समाज के लिए हमने पुतला नहीं फूका कि हमने किसी समाज का विरोध प्रदर्शन किया, हम सिर्फ आतंकवादियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। ये चाहे हमारे एक आदमी को नहीं, पूरी सभा को उठा के ले जाए, हम ऐसे विरोध करेंगे। सवाल का जवाब दीजिए, जम्मू में जो हमला हुआ वो शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले यानी कि 1 घंटे पहले हुआ। क्या लगता है कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और क्या कुछ टारगेट? ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी चले गए, मोदी जी जाएंगे नहीं। मोदी जी इसी प्रकार आप लोगों से विरोध, आपकी जान लेते रहेंगे, कभी आपको जमीन में गाड़ते रहेंगे जैसे पहले गाड़ते रहे। अच्छा, ये बताइए कि आज भी हमला हुआ, कठुआ में हमला हुआ जिसमें हमारे जवान भी शहीद हो गए, उनका बलिदान हुआ, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार जो आतंकी हमले हो रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे और जो लोग ये प्रदर्शन, ये जो घटनाएं करते जा रहे हैं, इन घटनाओं में उनको जमीन में गाड़ के गोली मार के उनकी हत्या करी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेघा। तो ये गुस्सा है लोगों का। बजरंग दल के ये कार्यकर्ता दिल्ली में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कि अगर ये लोग आतंकवाद का पुतला फूक रहे हैं, आतंकवादी का पुतला फूक रहे हैं, तो इनके लोगों को दिल्ली पुलिस डिटेन क्यों कर रही है। उधर कठुआ में मारे गए आतंकवादी के पास से सुरक्षा बलों को भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, कैश भी मिला है। सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकवादी के पास पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स, दवाइयां, पेन किलर के इंजेक्शन जिसमें शामिल हैं वो मिले। 1 लाख कैश बरामद हुआ है। 3 मैगजीन, 3 ग्रेनेड भी मिले। ये वो बरामदगी आपके सामने, और इससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है किस तरीके से कायराना करतूत के पीछे पाकिस्तान। कठुआ में एक आतंकवादी ढेर भी हुआ, लेकिन उससे पहले आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया। उन्हें बाकायदा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर की जगह गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी ढेर हुआ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। सवाल गरमाया, आखिर कब होगा आतंक का सफाया। मुंबई के नजदीक ठाणे के डोंबिवली में एक फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये आग महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इलाके में लगी है। तो MIDC के इलाके में, मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली इलाके में एक फैक्ट्री में ये आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये घना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर सी बात है नीचे की मंजिलों में वो आग की लपटें जो धधक रही हैं, और कुछ तस्वीरों में भी आपको नजर आ रही हैं। कई मंजिला ये इमारत है और इसमें नीचे की मंजिलों से वो आग की लपटें धधकती हुई दिख रही हैं, और ये काला घना धुएं का गुबार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो आग की लपटें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। तो ये फैक्ट्री है मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली इलाके में। यहाँ MIDC एरिया है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये पूरा एरिया जहां पर ये फैक्ट्री है, और इसी फैक्ट्री में आग लगी हुई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। कि केंद्रीय मंत्री हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं, नाम है प्रताप राव जाधव। ABP न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। जाधव दावा कर रहे हैं उद्धव गुट के सांसद उनके संपर्क में हैं। जिस दिन उद्धव गुट की पार्टी के 5 से 6 सांसद खुलकर सामने आ जाएंगे, उन्हें शिंदे गुट अपने साथ ले लेगा। हमारे साथ में प्रताप राव जाधव साहब हैं, शिवसेना के सांसद हैं, और
केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं मोदी सरकार में। जाधव साहब, आपने कार्यभार संभाल लिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कार्यभार संभालने पे लक्ष्य क्या रहेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के नाते पदभार स्वीकारा और आयुष का भी मैंने मंत्री के नाते वहाँ पर पदभार स्वीकारा है। हमारे को और ये बारी से भी जो पोर्टफोलियो दिया है तो अच्छे पोर्टफोलियो है। जी ने क्या कहा था आपसे? मोदी जी ने यही बोला था कि आज आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिला है, तो ज़मीन पे पैर रख के आप काम करो, लोगों में जाओ, घुलो मिलो और पूरी लगन से अपने जो भी अपने को का ड्यूटी मिलेगी, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका काम करो। आखिरी सवाल ये है कि आपके शिवसेना से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में ऐसी भी चर्चा हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ? ये देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं? उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि संजय राउत रोज़ सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी, 15। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है, विधायक है, उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से कितने अशांत हैं उनके? 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है, लेकिन आपको मालूम है कि संख्या का आइडिया दे सकते? संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत हैं, इधर आना चाह रहे हैं। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। आपके दरवाजे खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे प्रताप जाधव साहब हैं, बताते हुए कि क्या आगे का रोड मैप है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, संघ प्रमुख का जो विचार है वो कह रहे हैं मार्गदर्शक है, उनका विचार सर माथे पे। कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।